आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर शिवा नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 10 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद हंगामा। आक्रोशित लोगों ने नर्सिंग होम में की तोड़फोड़। आदित्यपुर में पुल के पास किया रोड जाम। नर्सिंग होम पर लगाया बच्ची की इलाज में लापरवाही का आरोप। केनरा बैंक मैनेजर पर वृद्ध मां को प्रताड़ित करने का लगा आरोप। राजद नेत्री ने वृद्धा को रेस्क्यू कर आदित्यपुर पुलिस को सौंपा। पत्नी से नहीं बनी तो बेटे ने मां को किराए के मकान में रख छोड़ा। बीमार मां को देखने बनारस से पहुंची बेटी। बर्मा माइंस मुस्लिम बस्ती में रेलवे व जिला प्रशासन ने मिलकर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। रेलवे की जमीन पर बने 35 कच्चे और पक्के घरों को किया जमींदोज। अभियान के दौरान पूरा क्षेत्र रहा पुलिस छावनी में तब्दील। आइए बात करते हैं बच्ची की मौत के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ व सड़क जाम किए जाने की। आदित्यपुर के शिवा नर्सिंग होम में इलाज के दौरान बच्ची की हुई मौत से भड़के परिजनों ने खरगई पुल के पास सड़क जाम कर दिया। इसके बाद इस मार्ग का यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने नर्सिंग होम में भी तोड़फोड़ की। बच्ची को न्याय दिलाना होगा। हत्यारा नर्सिंग होम बंद करो। हत्यारा नर्सिंग होम बंद करो। आदित्यपुर प्रशासन हाय हाय। शिवा नर्सिंग होम हाय तोड़ दो नौका, तोड़ दो ना। कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। 4 घंटा प्रभारी है। हम बोल रहे हैं आपको, हम आपके पब्लिक लेकिन मेरी बात सुनिए। अभी मेरी बच्ची का लाश अगर जाएगा संसार आदित्यपुर शिवा नर्सिंग होम में इलाज के लिए पहुंची 10 वर्षीय बच्ची आराध्या कुमारी की मौत से आक्रोशित परिजनों ने घटना के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ के साथ आदित्यपुर कांड्रा मुख्य सड़क को खरगई पुल के पास जाम कर दिया है। बच्ची के पिता शैलेंद्र झा ने शिवा नर्सिंग होम प्रबंधन और चिकित्सकों पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इनके साथ स्थानीय वास्तु विहार के साई कॉलोनी के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सड़क जाम होने से खरगई पुल से लेकर बिष्टुपुर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसे पुलिस ने हटवाने का प्रयास किया। गौरतलब है कि 10 वर्षीय बच्ची आराध्या कुमारी, जिसके पैर में प्लास्टर के बाद इंफेक्शन होने से मौत होने के बाद परिजन आक्रोशित हैं। बताया जाता है कि आराध्या कुमारी के पैर का इलाज डॉक्टर अभिषेक कुमार द्वारा किया गया था। इधर अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामे के बाद सभी कर्मी फरार हो चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? नितेश हुआ, मेरी भतीजी है। उसका पैर में मोच आ गया था, खेलते खेलते कहीं चोट लग गया था। 4 तारीख को आए यहाँ पे, तो ये प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद तो उसका शरीर में देखे फूलते जा रहा। कल शाम में फिर लेके आए, दवा चल रहा था जो ये दिया था। कल शाम में लेके आए तो बोला ये कोई दूसरा बच्चा का डॉक्टर से दिखाइए, ये ठीक है। तो मिथिलेश के पास लेके गए, उनको दिखाया, वो दवा दिया। उसके बाद सुबह आज 11 बजे फिर भी कुछ सुधार नहीं हुआ। सुबह 11 बजे लेके आए तो बोलता है ये मेरे हाथ का नहीं है, इसको ESI आपका ESI कार्ड है तो ESI लेके चल जाइए, ब्रह्मांड रेफर कर देगा, नहीं तो TMH लेके चल जाइए। तुम 4 तारीख से देख रहा हो तो क्या देख रहा है? आज जब लास्ट मोमेंट पे आके हमको बोलता है आप लेके रेफर करिए। कौन बोला? डॉक्टर अभिषेक हड्डी का। लास्ट में हम TMH लेके जा रहे थे, रास्ते में मेरी भतीजी। आइए बात करते हैं बैंक मैनेजर बेटे द्वारा वृद्ध मां को प्रताड़ित किए जाने की। आदित्यपुर ब्रांच केनरा बैंक मैनेजर द्वारा वृद्ध मां को प्रताड़ित किया जा रहा था। पति से बराबर झगड़ा का आरोप लगाकर मैनेजर बेटे ने मां को किराए के मकान में रख छोड़ा। सालडी बस्ती हरि मंदिर के पास किराए के कमरे में रह रही वृद्धा को राजद नेत्री शारदा देवी और पूर्व पार्षद सुधीर चौधरी द्वारा रेस्क्यू कर इलाज के लिए भिजवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर केनरा बैंक मैनेजर प्रीतम कुमार ने अपनी 60 वर्षीय मां कमला देवी को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वृद्ध महिला सालड़ी बस्ती हरि मंदिर के पास किराए के कमरे में रह रही थी। कमला देवी के पति जो सरकारी नौकरी में थे, उनका देहांत हो चुका है, जिसके बाद से प्रीतम कुमार द्वारा मां की देखभाल नहीं की जा रही थी।
मामले की जानकारी होने पर राजद नेत्री शारदा देवी और पूर्व पार्षद सुधीर चौधरी ने सालड़ी हरि मंदिर के पास पहुंचकर वृद्ध महिला जो बीमार चल रही थी उसे सकुशल रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले से आदित्यपुर पुलिस को भी अवगत कराया। बताया जाता है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर पड़ोसियों द्वारा बनारस में रह रही उनकी बेटी को भी सूचित किया गया, जिसके बाद आज सुबह वृद्ध महिला की बेटी मां का हाल चाल जानने पहुंची थी। पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हमारा भाई जो है छोटा सी इस बदमाश और हमारे पिताजी कोरोना में गुजर गए। मकान जो है वो बेच दिया है पटना में। मकान आपका मतलब बेचे हुए उसको 12 से 13-14 साल हो रहा है। मकान बेच दिया। बैंक के पीओ में नौकरी लगा है इसको। कहा कि गली में नहीं रहेंगे, मकान में हम तुमको घुस के निकल जाएंगे, नहीं तो यहाँ से बेचो, भूत देंगे करके माँ बाप एक लड़का का देखा आज भी इसका है कल भी इसका है तो बेच दी। माँ बाप झांसे में आके बेटा के देखिए बेटा माँ है, बेटा में तो अंधा हो ही जाता है। बेचवा दिया। बेचवाने के बाद इसको किराया पर रखा। तुरंत शादी हो गया 2 महीना ही बात लगा हुआ भी मकान बेचवाया। इसको ससुराल वाला ही सिखाया। इसकी सास भी बहुत बदमाश है, इसके साला भी बहुत बदमाश है। अमित कुमार साला के नाम है और सास की भी सुमित्रा क्या तो नाम है, सुमित्रा देवी। प्रीतम कुमार केनरा बैंक में है, मैनेजर है और ये छत्तीसगढ़ में था। हमको तो भैया नहीं मालूम, कांटेक्ट तोड़े हुए है। इस लड़का को हमने शादी की है, बहुत रिक्वेस्ट जोड़े कि आओ हमारा ससुराल वाला लड़की है ना, बेटी है, लोग करे। हमको घटना की जानकारी इस घटना की जानकारी अभी हमको 3 दिन पहले हुई चिट्ठी मिली है। हमको चिट्ठी मिली है कि ऊपर में लिखा हुआ था हमारे हस्बैंड के नाम की अगम प्रसाद रूम पे और उसके बाद सविता प्रसाद, हमारा मकान का नंबर, फ्लैट नंबर, कमला देवी कि कहा अंदर में चिट्ठी लिखा हुआ था 4-5 लाइन में कि कमला देवी है और उसके मेरी आपके माँ है और आप उसके बेटी है सविता देवी। आपके माँ आपके लिए तड़प रही है, आप जल्दी से जल्दी आइए, आपके माँ बचेगी नहीं। ये करके मेरे नंबर पर इतना पर कांटेक्ट करिए। गुप्त है, हम बताए आपको। भाई हमारा अब तक हमें मालूम था कि छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से भी आके यही ट्रांसफर करा लिया। हमको कुछ नहीं मालूम। मैं सौंपी थी उसी के हाथ में माँ को। पिताजी मरे थे तो हमारे यहाँ चल गई। पहले से भी प्रार्थना करती थी, तंग करता था बेटा बहू, तो ये जाना नहीं चाहिए। मेरे यहाँ आई, मेरे यहाँ बोली वो मार देगा, तो हम बोले नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है। लेकिन मैं सही में अपने आत्मा पर हाथ धर के करी हूँ कि कोई बेटा माँ को ऐसे कैसे मार सकता है। मैं बनारस में रहती हूँ। थोड़ी टिकट नहीं मिला, 1 दिन 2 दिन टिकट करने में लगा तो हम किसी तरह से आए। और ही है हफ्ता में 4 दिन 5 दिन आता है और दरवाजा बंद कर देता है, इसको मारता है। इनका पेंशन 25,000। 2 दिन पहले सविता प्रसाद फोन की कि मामी से सालडी बस्ती कौन है, तो हम बोले हाँ आदित्यपुर में सालडी बस्ती है, मेरी माँ को वहाँ पर कैद करके रखा है। तो हम बोले कि क्या कैद करके रखेगा से, तो बोली कि हम आ रहे हैं, टिकट में दे रही और हम लोग तुम आ जाओ तो हम लोग सब चलेंगे, चल करके देखेंगे। और उसके बाद आज सुबह में हमारी सविता प्रसाद आई है तो उसको लेकर करके हम वहाँ गए तो हमारी तो होश से उड़ गया। ये कंडीशन देख करके हमने इनकी जो हाल पहले देखे थे ये क्या सुंदर थी, इनका जब हाल देखे तो बहुत दर्दनाक। क्या वहाँ फुल्लन देवी का राजकुमारी करके है घर सालडी बस्ती में, राजकुमारी फुल्लन देवी करके है और आज दुर्गा पूजा से रह रही है। और इसका बेटा वही लोग को दे दिया था कि आप खाना बना के दीजिएगा, आप देखभाल कीजिएगा, और ये लोग देखता था। बेटा कहाँ रहता है जो किसी को पता नहीं है। और डेली लेकिन वहाँ आता है, आपको मार के जाता है अपनी माँ को। हाँ, आज सुबह भी आया 7:30 बजे, पूरा मुंह फुला करके मारा है। प्रीतम कुमार तो रूम लेकर रख दिया। आइए बात करते हैं बर्मा माइंस मुस्लिम बस्ती में रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर रेलवे की जमीन पर बने 35 कच्चे और पक्के घरों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बर्मा माइंस क्षेत्र का मुस्लिम बस्ती में संचालित अपराध पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। 4 दिनों पूर्व यहाँ फायरिंग की घटना हुई थी। इससे पूर्व भी कई ऐसी आपराधिक घटनाएं यहाँ हो चुकी थी। इतना ही नहीं, यहाँ रेलवे की जमीन अवैध धंधों का हब बनता जा रहा था। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस और रेलवे प्रशासन ने संयुक्त रूप से 4,500 वर्ग स्क्वायर फीट रेलवे की जमीन से 35
कच्चे और पक्के घरों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का स्वयं एसएसपी सुधांशु जैन नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ आरपीएफ के पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक आपराधिक चरित्र के लोग इस पूरे रेलवे की जमीन को घेर कर अवैध धंधा संचालित कर रहे थे, जिस पर शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस और रेल प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये आज रेलवे का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव था। इसमें कुछ हमने जो इनका अवैध जो इन्होंने कब्जा कर रखा था काफ़ी लोगों ने और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाकर आज जो इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को पनाह देने वालों का जो है कि जो उन्होंने बाउंड्री घेर रखा था और जो पनाह देते थे उनके खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई करी है और उसी के परिणाम स्वरूप आज कार्रवाई हुई। ये पिछली बार नहीं, जो पिछली 6 गोलियां जो चली हैं, पिछले जो 6 कांड हुए हैं यहाँ पर, और सभी यहीं को लेकर हुए हैं जो यहाँ पे बालू का उठाव होता है और बार बार शिकायत आ रहा था कि यहाँ पे क्रिमिनल्स को पनाह दी जाती है, तो उसी के खिलाफ हमने ये कार्रवाई करवाई है। रेलवे का अतिक्रमण के अगेंस्ट में रेगुलर ड्राइव चलते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जुगसलाई तरफ, बागवेड़ा तरफ भी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ड्राइव चलाया। तो ये भी रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पे बहुत से आउटसाइडर और क्रिमिनल तत्वों के बारे में भी खबर मिल रही थी, तो हमने पुलिस के साथ मिलके ये जॉइंट रेड चलाया और इसमें IOW लैंड का हमारा भी साथ में रहे। हम लोगों ने कल आके यहाँ पर रेकी किया था कौन कौन सा जगह हमारा कैप्चर है और आज प्रोग्राम बना के हम लोगों ने इसको तो नहीं, ये तो इलीगल है ही। हम लोग बीच बीच में पिछले 2 महीना में हमने 2-3 बार आके यहाँ पे घरों को तोड़ा है। जो भी नया, ये सब नया बना हुआ था पिछले कुछ दिनों में। इन लोगों को बार बार मना करने के बाद ये तो रेलवे लैंड डिपार्टमेंट का है, हम लोग तो उसके बारे में नोटिस देना पुलिस का काम नहीं है, वो लैंड डिपार्टमेंट का है। नहीं, हम लोग कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है इसका फैसला नहीं करते हैं। हमारा काम है कि रेलवे की ज़मीन पर जो भी अवैध कब्जा है उसको कब्जे से मुक्त कराना। हमारे इंजीनियरिंग विभाग और आरपीएफ और लोकल पुलिस के साथ में इंक्रोचमेंट हटाया गया, क्योंकि कैरेज कॉलोनी में गलत गतिविधि को लेकर यहाँ पनाह दिया जा रहा था और हमारे हाई कमान से बहुत प्रेशर था कि इसको हटाया जाए। इस वजह से हम लोगों ने कार्रवाई की। करीब 35 हटाए हैं और 10 वो को नोटिस दिए कि 10 दिन के अंदर हटा दिया जाए। को भी 10 दिन का टाइम दिया गया है अभी। अगर वो हटा देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कार्रवाई किया जाएगा। ये पिछले बार जो दुर्घटना हुई थी गोली कांड का, उसके वजह से हाई प्रेशर हाई कमान से आ गया था। इन्फॉर्मेशन दिए थे लेकिन इन लोगों ने सीरियसनेस नहीं लिया, लेकिन लेना चाहिए। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000-7,000 रुपया है। जो हम 6,000-7,000 में दे देंगे बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं EPFO के पेंशनरों द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किए जाने की। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों ने EPFO के अंतर्गत मिलने वाले पेंशन के मुद्दे को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि असंगठित क्षेत्र के पेंशनरों द्वारा यह प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का कहना है कि EPFO के अंतर्गत जो अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछली बार न्यायालय ने इन पेंशन धारकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। उधर EPFO द्वारा दिग्भ्रमित कर एक अध्यादेश जारी किया गया है जो कर्मचारियों के हित में नहीं था और न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। उधर नाराज अवकाश प्राप्त कर्मचारियों ने आज अधिसूचना की कॉपी जलाई और जमकर प्रदर्शन किया।
साथ ही लोगों ने आगे बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज हम लोगों ने ईपीएफ पेंशनर जो है हम लोग का रीजनल यहाँ पर जमशेदपुर का, उनसे हम लोग मिले हैं और हम लोग का मांग है कि जितना भी हम लोग ईपीएफ पेंशनर्स 95 का है सभी को हम लोग को पेंशन का भाग मिले और जो फ़ायदा है उस पर मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने उसका जो प्रतिलिपि सर्कुलर जो जारी किया है ये हम लोग को वंचित किया गया है मैक्सिमम पेंशनर को, जिसका चलते हम लोग न्यूनतम पेंशन जो है जो मांग उठाया है हम लोग का कॉमरेड अशोक राउत द्वारा ऑल ओवर इंडिया में हम लोग करीब 67 लाख से भी ऊपर पेंशनर है। आज बहुत सारे आदमी को यहाँ वंचित किया गया। इसी मांग को लेके आज उनका जो ईपीएफओ को कॉपी है उसको हम लोग जलाया, होलिका दहन किया और फिर से हम लोग सरकार का पास निवेदन किए हैं उनका माध्यम से कि हम सबों को इसका फ़ायदा मिले और सभी को पेंशन का बढ़ोतरी हो, जो कि सब आदमी आराम से ज़िंदगी गुजार सके। करीब 67 लाख का ऊपर है ऑल ओवर इंडिया। हम लोग का कार्यक्रम पूरा सारा देश में चल रहा है। आइए बात करते हैं अधिवक्ताओं द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से पीडीजे को मेमोरेंडम दिए जाने की। झारखंड बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशनों द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अजीत कुमार अंबष्टा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिला उपायुक्त से भेंट की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। इस दौरान श्री अंबष्टा ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे झारखंड में अधिवक्ता 6 जनवरी से हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। मांगों में जनहित से जुड़े उनकी मांग भी शामिल है। झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फी में बढ़ोतरी की गई है। फी बढ़ोतरी से न्याय के लिए कोर्ट आने वालों पर बोझ पड़ेगा। ऐसा भी संभव है कि 1 कट्ठा जमीन के लिए 1 कट्ठा जमीन बेचकर न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन अधिवक्ताओं ने झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फी में बढ़ोतरी को वापस लेने, अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लागू करने, अधिवक्ता संघ से एपीपी एवं पीपी बहाल करने, अधिवक्ता वेलफेयर के लिए बजट में प्रावधान लाने संबंधित मांगों को रखा है। साथ ही इन पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। पिछले 6 जनवरी से बार काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन लिया कि कुछ हमारी मांगे हैं जो सरकार के समक्ष बहुत दिन से लंबित है, जिसको पूरा नहीं किया जा रहा। तो एक रेजोल्यूशन लिया गया सर्वसम्मति से और पूरे राज्य के अधिवक्ता 6 जनवरी से स्ट्राइक पे। हमारी 8 तारीख को भी एक मीटिंग हुई थी रांची में, जिसमें कि पूरे झारखंड राज्य से 37 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एडिशनल बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव लोग आए थे और एक सुर से सभी का ये कहना था कि अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं उसमें कुछ मांगे ऐसी हैं जो यहाँ से गरीब जनता के से रिलेटेड है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द सरकार प्रोटेक्शन बिल को लागू करे और जो कोर्ट फी बढ़ाया गया है इसको वापस ले। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार का जितना भी एक्ट था उसमें झारखंड लिख करके झारखंड में लागू हो गया। जब बिहार में कोर्ट फी एक्ट में संशोधन किया गया तो झारखंड में क्यों नहीं किया जा रहा? क्या यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर हैं क्या? अगर एक गरीब व्यक्ति जिसके पास 10 कट्ठा ज़मीन है उसकी लड़ाई लड़ेगा और अपील करने के लिए 3 लाख रुपया कोर्ट फी देना होगा तो 10 कट्ठा और बेचना होगा तो उसको न्याय क्या मिलेगा? इसलिए हमारी जो मांगे हैं उस पर सरकार अविलंब ध्यान दे और इसका मेमोरेंडम हम लोग देने के लिए जज साहब को आए। पहले एडिशनल प्रोसिक्यूशन का जो एपीपी थे, एडिशनल पीपी, वो एडवोकेट से लिया जाता था, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी ही लिया जाता था, अलग से कोई रूल नहीं था। अभी क्या है कि उसको बंद कर दिया गया अधिवक्ताओं से लेना। अभी जो सरकार के जो एक दो एपीपी एक जिला में है, 10-10 तो कोर्ट है, ना तो वो अपना सही समय दे पाते हैं ना लोगों को सही न्याय मिल पाता है। तो एक मांग हमारा ये भी है कि एडिशनल पीपी जैसे पहले अधिवक्ताओं से लिया जाता था वो आज भी लें। वेलफेयर का स्कीम जैसे दिल्ली में चलाया जा रहा है, एडवोकेट्स को वहाँ पर
सरकार अपने बजट से फंड देती है उसके वेलफेयर के लिए, जो कम से कम झारखंड में लागू करें। बाकी चीज़ तो दिल्ली को दिखा के करते हैं आप। कोरोना काल में बहुत दिल्ली वाला कॉपी किए, कम से कम ये सब भी तो कॉपी कीजिए कि यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाए, जो नहीं हो रहा है। और पिछले 6 तारीख से कंटिन्यू अधिवक्ता स्ट्राइक पर हैं, जो इस बात का रोतक है। आइए बात करते हैं बागबेड़ा बड़ौदा घाट में पुलिसकर्मी के घर से लाखों की संपत्ति चोरी की। बागबेड़ा बड़ौदा घाट रॉयल कॉलोनी में पुलिसकर्मी के घर में खिड़की का ग्रिल काटकर घुसे चोरों ने अलमीरा तोड़कर लाखों के गहने व 30,000 नकद की चोरी की और फरार हो गए। मंगलवार की सुबह जगने के बाद परिजनों को चोरी की भनक लगी। शहर में सुबह होते ही कहीं न कहीं से लोगों को चोरी की सूचना ना मिले, ये हो नहीं सकता। पुलिस की आंख में धूल झोंक कर अपराध कर्मी आए दिन अपनी करामात दिखाने से जरा भी नहीं चूकते। ताजा चोरी की घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां बड़ौदा घाट रॉयल कॉलोनी स्थित पुलिस जवान अभिषेक तिवारी के घर की खिड़की का ग्रिल काटकर चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। प्रधान टोला स्कूल के पास रांची में पदस्थापित पुलिस जवान अभिषेक तिवारी के घर में चोरों ने खिड़की का ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया। उसके बाद कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे लाखों मूल्य के जेवरात व 30,000 नकद लेकर निकल गए। अभिषेक फिलहाल रांची में रहते हैं। यहाँ उनके भाई अमित तिवारी और महिलाएं रहती हैं। भुक्तभोगी बेबी देवी ने बताया कि वो जब सुबह जागे तो अलमारी को टूटा पाया। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारी के लॉकर से लाखों रुपए मूल्य के गहने गायब हैं। छानबीन करने पर पता चला कि घर की खिड़की में लगा लोहे का ग्रिल टूटा है। सूचना पाकर बागबेड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और छानबीन की। इस बाबत अमित तिवारी ने थाने में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। आवेदक के मुताबिक चोरों ने सोने की अंगूठी 6 पीस, सोने का हार 2 पीस, चेन 1 पीस, मांगटीका 1 पीस, नथिया 1 पीस, झुमका व घर का पेपर इत्यादि सामान उठाकर ले गए। सर वह चोरी पर चपटाई हो गया, जो भी हमारे अलमारी में था सब खत्म हो गया है। मैंने सब मिला के हमको लगता है 20-25 लाख का सामान हमारा चल गया है। पैसा था घर में हमारा चल गया। या तो सामान बता रखे हैं, हमको याद तो नहीं है। खिड़की से घुसे हैं, दरवाजा बंद, हाँ ग्रिल तोड़ कर घुसे हैं। हमको पता चला है 6 बजे पता चला है, 6 में ऐसे ही पता चला है। तब लड़का हमारे इस पर चढ़ के देखा, हमका गेट था वो बंद कर दिया था सब। हाँ बाहर से बंद कर दिया। चारों को तो हम तो ताला बंद करके सोते हैं, वो भी अंदर से बंद कर, बाकी वो गेट बाहर से बंद कर दिया था। इस तरह जा करके हाई गेट को बंद किया था, अंदर से दोनों चुटकी लगा दिया। मैंने 6 साल ऐसे ही होता लड़का हमारा स्कूल जाएगा था, तब हमारा लड़का उठा है तो हमको जानकारी हुआ है। आइए बात करते हैं मीडिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट के आयोजन की। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा मीडिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में 2 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले मैच में पहले राउंड में ग्रुप मैच खेले जाएंगे, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित होने जा रहे मीडिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट 10 दिनों तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में पूरे जिले से लगभग 150 पत्रकार भाग लेंगे। कुल 15 मैच खेले जाएंगे और मैच का उद्घाटन झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। मैच को लेकर आज गोपाल मैदान में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष और सचिव सहित सभी पदाधिकारी और क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों के कैप्टन मौजूद रहे। जमशेदपुर के तत्वावधान में पिछले साल जिस तरीके से पत्रकारों का क्रिकेट मैच खेला गया था, ठीक उसी तरीके से 2 फरवरी से एक बार फिर से ये पूरा टूर्नामेंट होगा और ये 10 तारीख तक चलेगा टूर्नामेंट। 2 तारीख को इसका उद्घाटन मैच होगा। 15 मैचेस खेले जाएंगे और इन लगभग 150 से ज़्यादा जो पत्रकार हैं पूरे ज़िले भर से वो इन मैचों में खेलेंगे। साथ ही जो उद्घाटन की बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के बन्ना गुप्ता, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उसके अलावा भी कई गण्यमान्य अतिथि हैं, मुख्यमंत्री के आने की संभावना है, अर्जुन मुंडा जी रहेंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी ये रोमांचक ये प्रतिस्पर्धा है और जिस तरीके से पिछले साल काफ़ी धूमधाम से ये मैच हुआ था, उसी तरीके से इस बार भी ये होने की पूरी संभावना है। अभी जो फिक्सचर है वो पूरी तरीके से फाइनल नहीं है, लेकिन एक संभावना ये है कि 12 ओवर्स के मैचेज होंगे और 3-3 मैच होगा एक दिन में। और जो उद्घाटन का दिन होगा वो उस दिन एक मैच होगा, जो समापन का दिन है वो एक मैच होगा। उसके पहले एक दिन विश्राम के लिए ये प्लानिंग किया जा रहा है और उसके पिछले दिन 2 मैच होंगे। तो कुल मिलाकर 15 मैचेज खेले जाएंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।